सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा आप सबको पता है क्लास टर्म 1 फिजिक्स क्लास 12 का पेपर होने वाला है और झारखंड बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एमसीक्यू क्या करें। सर हम मॉडल पेपर कर चुके हैं, लेकिन मॉडल पेपर से आजकल के एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। खासकर टर्म 1 में तो क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं आपके मॉडल क्वेश्चन से। तो मॉडल क्वेश्चन 1 का टर्म 1 में ये मतलब नहीं था कि क्वेश्चन कॉपीड आएंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि क्वेश्चन का पैटर्न होगा, क्वेश्चन का लेवल यही होगा। ठीक है, तो सर और हम क्या करें? शर्मा गेस बहुत सारे गेस पेपर सारे और क्या पढ़े। तो मैंने कहा था कि एक तो मॉडल सेट पढ़ लेना अच्छे से, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर आपको चाहो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लो। नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे 2016 से लेकर 2022 तक, 22 तक पहले तो आप 2020 तक यानी 21 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां तक हम आपको डिस्कस करेंगे। 22 में आपका क्वेश्चन अभी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका ईयर 2020 में पूछा गया था कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी एक धन आवेशित वस्तु में क्या होती है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स और डिफिसिट ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें क्या होता है? तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक बॉडी में अगर वो कैसा चार्ज है, बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगर कैसा चार्ज है बॉडी में, बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई बॉडी क्या होता है जनरली न्यूट्रल होता है। जब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, है ना, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी क्या कहोगे कि यहाँ पर अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया था? बाहर चला गया था। सिमिलरली अगर आपसे यानी अगर कहा जाए तो इसमें क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताओ अगर बॉडी में अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि बॉडी पहले न्यूट्रल था, उसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन लाकर इसको दे दिया है। तब क्या होता है इसका आंसर? तब इसका आंसर होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए, दोनों चीज आपसे पूछा जा सकता है। अभी हमसे पूछा गया था फर्स्ट वाले केस के बारे में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखते हैं 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया था कि ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 16 ओम है। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद क्या किया है? उसको हमने पैरेलली अटैच कर दिया है। तो बताओ उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो मेरे पास क्या कह रहा है कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ना। इसका रेजिस्टेंस टोटल कितना है? इस पूरे का रेजिस्टेंस है मेरे पास 16 ओम। ठीक है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया ऐसे ऐसे। अब बताओ कि हम जब 4 इक्वल पार्ट में कट कर देंगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम का, है ना। हर एक पार्ट कितना हो जाएगा? 4 ओम का। ठीक, अब इसको हमने से कट कर दिया, है ना। हमने क्या किया? इसको यहाँ पर कट कट लगा दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। तो अब ये 4 पार्ट में हो गया। अब इस 4 पार्ट को क्या करते हैं हम? ऐसे कहा है पैरेलल में जोड़ लो, है ना। क्या कहा? इसको जोड़ लो आप पैरेलल में। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा फोर्थ रेजिस्टेंस। तो क्या कहा उसने कि इन सभी को ऐसे जोड़ लो पैरेलल में। तो पहला, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस। ठीक है, इस सभी को हमने कैसे लगा लिया आपस में? पैरेलल में। अब बताओ पैरेलल में जब आप 4 रेजिस्टेंस का आप पैरेलल लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, सब कितना था? सब ये सब आपका 4 ओम का था, है ना। अब इसको जोड़ लो तो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1/Rp। मतलब पैरेलल में क्या होता है? ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सब यहाँ कितना है? 4 है, तो जाएगा 1/4 1/4 1/4 प्लस 1/4। वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी ऐड करने पर हो जाएगी, सम करने पर 4/4। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, यानी 1/Rp की वैल्यू 1 है, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो जाएगा? 1/1 ओम यहाँ से हमारा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गया? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। इसका कितना हो जाएगा? 1 ओम। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना कि कभी इक्वल रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में लगाते हो, है ना, आप अगर n इक्वल रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/n। तो ऐसे भी कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर कितना पार्ट था? 4 पार्ट था। R कितना था हमारा? R ओरिजिनल कितना था? नहीं, ये था हमारा R। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। और ये कितना था? 1 2 3 4। तो 4/4 आंसर भी यहाँ से 1 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा 2020 का क्वेश्चन था, लिखा था किरचॉफ्स पॉइंट रूल, है ना। किरचॉफ्स का पॉइंट रूल, ये डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, है ना। किरचॉफ्स का जो पॉइंट रूल है, पॉइंट रूल मतलब जंक्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जंक्शन लॉ, पॉइंट रूल, जंक्शन लॉ, करंट लॉ या फर्स्ट लॉ, जब भी पूछा जाए, है ना, तो ये क्या कहता है कि किरचॉफ का संधि नियम, है ना। पॉइंट रूल मतलब संधि नियम मतलब हमारा जंक्शन लॉ, ये किस लॉ के
कंजर्वेशन को फुलफिल करता है। तो क्या करता है हमारा फर्स्ट लॉ हमेशा करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। यानी कि अगर किसी पॉइंट पर एक चार्ज आ रहा है तो यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। यानी I1 करंट आ रहा है तो I2 करंट बाहर जा रहा है और I23 करंट भी हमारा बाहर जा रहा है। तो ये जंक्शन हो जाएगा पॉइंट P, यहाँ की बात करें जंक्शन पर, तो I1 जितना आएगा उतना ही, जितना आया उतना गया। तो आने वाला करंट कौन है? I1, और जाने वाला करंट कौन है? I2 और I3। तो जितना करंट आया उतना करंट बाहर गया। ठीक है, इसे बोलते हैं जंक्शन लॉ। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 220 2020 का क्वेश्चन फिर से था। क्वेश्चन था कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इच कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो कह रहा है मेरे पास दो वायर है। ठीक है, दो कैसे वायर है? पैरेलल वायर्स है। दोनों में करंट कैसा फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। ठीक है, और कैसे फ्लो कर रहा है? सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो डी है ना। डी कितना है और वो हमें कितना गिवन है? वो गिवन है हमें 1 मीटर। ठीक, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, यानी उसमें उसमें भी फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी, है ना। अब वैल्यू रख लो। 4 पाई की वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू ना 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 I2 दिया था 1 एम्पियर तो 1 लिख लिया, डिवाइड बाय 2 पाई डी की वैल्यू कितनी थी? 1 मीटर तो 1 लिख लिया। पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 10 टू द पावर -7। और इसका यूनिट ध्यान से देखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। और ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर 1 में। तो देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम पूछा गया है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी ऐसा मत करना कि सर मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सर मॉडल पेपर क्वेश्चन और ये सेम ही है, डिफरेंस क्या है? उसमें भी आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर से आते हैं 2019 के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा था कि 2 पॉइंट चार्ज है 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर। ठीक है सर, रिपेल ही करेगा ना, दोनों प्लस प्लस है तो रिपेल ही करेगा। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, तो हमें समझ ही आता है रिपेल करेगा। चलो कोई नहीं, किस फोर्स से रिपेल कर रहा है? 10 न्यूटन के। ठीक है, तो मान लो इसके बीच मान लो जो फोर्स लग रहा है वो F था। फॉर्मूला क्या आता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स दिया था 10 न्यूटन का लग रहा है, K है ना अपॉन आर स्क्वायर। और देखो चार्ज कितना दिया था? 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोकूलम को लिख लेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और 4 माइक्रोकूलम को हम लिख लेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से K अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 10/12 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई K अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं। अब कह रहा है कि इफ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम, तो बताओ नया फोर्स क्या होगा? तो सर अगर आप दोनों पे अगर कितना चार्ज दे रहे हो, कितना चार्ज दे रहे हो, अब जो नया चार्ज हो जाएगा वो मान लो Q1 डैश हो गया, वो कितना हो जाएगा? पहले इस पे था +3 माइक्रोकूलम, अब वो कितना दे रहे हैं इस पर चार्ज हम? -6 माइक्रोकूलम। तो इस पर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? -3 माइक्रोकूलम। ठीक, नया चार्ज जो Q2 होगा वो Q डैश हो जा रहा है, क्यों? उस पर पहले चार्ज था +4 माइक्रोकूलम, अब चार्ज कितना दे रहे हैं? -6 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा यहाँ से? -2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम। अब देखो दोनों का चार्ज बताओ कैसा चार्ज है? दोनों पे चार्ज आ गया फिर से नेगेटिव नेगेटिव, यानी अभी भी दोनों क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। पहले क्या करा था, है ना, पहले क्या कर रहा था? पहले भी रिपेल कर रहा था, अभी भी रिपेल करेगा। अच्छा कितना करेगा? आप देखते हैं, थोड़ी सी बात देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब जो नया फोर्स हो जाएगा वो मान लो F डैश हो गया। F डैश की वैल्यू होगी K अपॉन Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। देखो K अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, 10/12 इंटू 10 टू द पावर -12, है ना, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस चार्ज को चेंज कर रहे हैं। और बाकी वैल्यू रख लो, ये 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -6। -6 ये कर जाएगा नीचे से पूरा चला जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर लो, ये हमारा हो जाएगा 6 टाइम्स में, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स में। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई? 5 न्यूटन, है ना। और कैसा कर रहा है? रिपेल कर रहा है अभी भी। तो हमें बस फोर्स पूछा था कि नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो नया फोर्स हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखोगे तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में भी दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू कॉपर वायर ऑफ लेंथ L1 L एंड 2L, दो कॉपर वायर है जिनका लेंथ, एक का लेंथ L1 है, दूसरे का लेंथ 2L है, पहले का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है। देखो कह रहा था दोनों को कॉपर वायर है ना, ठीक है, लेंथ है कुछ भी दिया है, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है रो इंटू एल बाई ए पे, है ना, जिसको आप चाहे तो लिख सकते हैं रो अपॉन एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन में कहा क्या है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बता दो, है ना, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बता दो, यानी उसकी रो कितनी होगी, हमसे रो के बारे में पूछा गया है। तो रो किस पे डिपेंड करता है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है एक तो मटेरियल पे, यानी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब बताओ मेरे को कि क्या यहाँ पर मटेरियल डिफरेंट है, नहीं सर, दोनों कॉपर वायर हैं। अगर दोनों कॉपर वायर हैं, कैसा है, दोनों तार कैसा है, तांबे का है, तो मटेरियल चेंज हुआ, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, यानी वो उनका रेशियो 1/1 ही होगा, क्योंकि पहले वाले का भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, दूसरे का भी रो है, तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले वायर का रो, दूसरे वायर का भी रो, दोनों का रेशियो निकाल लो, कितना आ गया, 1/1। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में भी मिल जाएगा। फिर देखते हैं कि 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से फिर से क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा था कि ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, है ना, तो मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस R हो गया, इसको हमने कितने पार्ट में कट किया है, n पार्ट्स में, है ना, पूरा रेजिस्टेंस कितना है इसका R, इसको n पार्ट में हमने कट कर दिया, ठीक है, तो इच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, चलो R हो गया, ठीक है, इसको हम कितने पार्ट में कट किया, n पार्ट में, तो रेजिस्टेंस ऑफ इच पार्ट कितना हो जाएगा बता दो मेरे को, है ना, यानी रेजिस्टेंस R ऑफ इच पार्ट, है ना, यानी रेजिस्टेंस ऑफ इच पार्ट कितना हो जाएगा, R/n, चलो, है ना, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया R/n। अब कह रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, अब सभी को कह रहा है कि कैसे लगा लो, पैरेलल में लगा लो, तो जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसा ऐसा कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, सभी सभी को n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सभी का रेजिस्टेंस कितना है R/n, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कितना है R/n, है ना, और जो लास्ट रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/n। इन सभी को हम पैरेलल में लगा लेंगे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था पैरेलल में, कि जो पैरेलल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है कि ये रेजिस्टेंस कितना है, इच रेजिस्टेंस कितना है, Rn, R/n डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितने Rn, तो क्या करना है, सिंपल डिवाइड कर देना है किसको, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना था R/n, इसको डिवाइड कर दो किससे, जितने रेजिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, तो n से, तो कितना हो जाएगा ये R/n स्क्वायर, है ना, ये क्वेश्चन होगा इसका रेजिस्टेंस का। तो फॉर्मूला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ आ गया, तो देखोगे 2020 में भी है और 19 में भी क्वेश्चन सेम ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन फिर से 2019 का है, लिख रहा है ए प्रोटॉन इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, यानी एक प्रोटॉन है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला में इंटर कर रहा है, यानी देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड दिया हमें 5 टेस्ला विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी भी गिवन है, कितनी गिवन है, 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द फील्ड। अब फील्ड पे भी कैसा इंटर कर रहा है, 90 डिग्री पे, यानी थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो पूछा है 10 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला बता दो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू क्या हो जाएगा, चार्ज प्रोटॉन वो भी दिया हमें 1.6 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी भी गिवन है 4 इंटू 10⁻⁷ और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 5 और एंगल कितना है 90, तो ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब क्या करो तो सॉल्व करते हैं, है ना, तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, और आंसर में देखो तो क्या दिया है 3.2 के टर्म में दिया है, तो इसको चाहता भी सकते हो 3.2 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, है ना, ये हो जाएगा हमारा फोर्स, जो हमारा फोर्स कितना लग रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ध्यान देना कि वो राइट एंगल पर इंटर कर रहा था, यानी एंगल कितना है 90 डिग्री। फिर देखते हैं 2018 का क्वेश्चन देखते हैं ना। 2018 का क्वेश्चन था द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड 1 अपार्ट इन वैक्यूम ईच, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, ईच ऑफ प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितना उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना लगेगा, फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। क्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम यानी 1 इंटू 10⁻6। दूसरा चार्ज भी कितना है, सेम है 1 इंटू 10⁻6। ध्यान देना कि जब भी ये क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी का ना, मेरी बात को ध्यान रखना, तो चार्ज को हमेशा विथ साइन पुट करते हैं। दोनों चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव था, है ना, प्लस माइक्रोकूलम, तो मैंने दोनों का चार्ज प्लस प्लस लिया है। अगर एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक को प्लस लिखते हैं एक को माइनस लिखते हैं, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव था, हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लिया और डिस्टेंस कितना है 1 है। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और ये हो जाएगा 10⁻6 माइनस 12। वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 जूल। एनर्जी क्या है, यूनिट का यूनिट हो जाएगा जूल, तो 9 इंटू 10⁻3 जूल। तो ध्यान देना यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको बड़ा कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाएगा, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ध्यान से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आ गया। बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो लिखा है 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर, है ना, ये एनर्जी का यूनिट होता है। जो हमारे घरों में बिजली आती है यानी जो बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। कन्वर्ट करने का तरीका सबसे अच्छा है, तो पहले 1 लिख लो। 1 किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और आवर को आप चेंज कर लो सेकेंड में, तो एक आवर में 3600 सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट हो गया, आप कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 36, कितना जीरो लग जाएगा, 5 जीरो लग जाएगा, इतना जूल। इसको आप अगर देखो आंसर किस में दिया है, आपका आंसर दिया है आपका डेसिमल में, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 डिजिट के बाद लगा दो एक डेसिमल, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हो जाएगा हमारा 1 किलोवाट आवर का वैल्यू, है ना, किसके इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं कुछ फिर से क्वेश्चन में 2018 का प्रॉब्लम है। लिखा है फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इच। तो बताओ, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, J इक्वल टू क्या होता है ना, हमने हमने सबसे पहले पढ़ा है, J इक्वल टू होता है सिग्मा E। ठीक है, विथ वेक्टर साइन पुट करना, J इक्वल टू सिग्मा E, हम ये पढ़े हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल से पूछा था, J इक्वल टू सिग्मा E आपको याद होना चाहिए, और वेक्टर फॉर्म में J इक्वल टू सिग्मा E लिखते हैं। J वेक्टर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है ना। हमारा जो करंट डेंसिटी है वो भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिख रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो चेक कर लेना जाके, जहां पर मैंने पूरे टर्म 1 में क्या क्या डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट पूछा जा सकता है, मैंने वहां पर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ बता दे रहा हूँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो वो लिख लो, याद कर लेना अगर नहीं याद है तो। ये होता है ML2T-2A-2, है ना। इसका मैंने पूरा प्रूफ कराया है, वो जाकर मेरा एक बार वीडियो चेक कर लेना, है ना, जिसमें मैंने टर्म 1 का पूरा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का बताया, क्योंकि यूनिट डायमेंशन पे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एमसीक्यू में। ठीक है, तो बताओ यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ से आपको जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा ना, ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम आते हैं 2017 का पेपर है। लिखा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमसे क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है, सॉरी हमसे यूनिट पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स यूनिट होता है हमारा न्यूटन और चार्ज यूनिट होता है हमारा कूलम। तो यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अब कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, नहीं सर यूनिट तो दिख नहीं रहा है, न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर कूलम तो है नहीं। अब आते हैं एक और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पे, तो एक ये भी याद रखना, अब ये ऑप्शन तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है, कौन,
E इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं माइनस dV/dx। ठीक है, ये भी पढ़ा फॉर्मूला। अब बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और डिस्टेंस एक्स का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ से एक और यूनिट आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, वो होता है वोल्ट पर मीटर। अब बताओ कौन सा आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, है ना, तो दोनों ध्यान में रखना है। तो देखोगे सर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ऑप्शन वोल्ट पर मीटर रखा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वैसे न्यूटन पर कूलम को भी याद रखना है आपको, तो दिखना पड़ेगा आपको ऑप्शन में दिया क्या हुआ है। आते अगला क्वेश्चन है, इस पर 2017 का अगला क्वेश्चन पूछा गया फिर से। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, है ना, वर्क डन इन 90 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेटिंग ए डाइपोल, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। याद रखना θ1 माइनस θ2 होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो कह रहा है कि पहले वो कहां से कहां रख रहे हैं, तो कह रहा है कि पहले हमारा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस साइड से था, ठीक है, और हमारा जो डाइपोल कैसा का था, वो डाइपोल रखा था लाइन अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है तो हमारा डाइपोल भी कैसे रखा हुआ था, ऐसा ही रखा हुआ था, है ना, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में एंगल है वो कितना है ना, पी का डायरेक्शन कैसा होता है, इधर पी का होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमारा एंगल है वो कितना है, थीटा 0 डिग्री, थीटा 1 कितना है 0 डिग्री। उसके बाद कहा गया कि द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। अब कह रहा है इस डाइपोल को रोटेट करा दो किससे, 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से आप रोटेट करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, है ना, माइनस क्यू यहाँ और प्लस क्यू ऊपर चला गया। तो एंगल कितना हो गया, थीटा 2, थीटा 2 हो गया हमारा 90 डिग्री से हमने रोटेट करा दिया है। तो वर्क डन यहाँ से बस कैलकुलेट करना था, तो वर्क डन कैलकुलेट कर लो, W इक्वल टू PE cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। ठीक है, तो हो गया PE cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, आंसर आ जाएगा आपका PE। तो वर्क डन कितना हो गया, P इंटू E, है, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल था, बहुत टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, और ऐसे आपको मॉडल पेपर में भी मिल रहा होगा देखने को। ठीक है, फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर, बताओ 17 लिखा 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बताओ देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बताओ अगर तीन, मेरे पास तीन अगर कैपेसिटर है, सभी की कैपेसिटेंस क्या है, C है, और कैसे लगाया हुआ है हमने, सीरीज में, है ना, किस में लगाया हुआ है, सीरीज में। तो ये भी C, ये भी C, ये भी C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सिंस यहाँ पर C1 C2 C3 सब क्या क्या है, ये C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3 होगा। सिंस यहाँ पर सभी इक्वल है ना, तो ये अपन 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/C। तो 1/CS की लोगे 3/C, तो CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/3। इसको क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, C/3। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा है यहाँ पर एग्जाम में भी अब तक दिखा होगा। ये प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल सिंपल से पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना, कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो बताता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ता है, एरो अप का मतलब है बढ़ रहा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, याद रखना, दोनों किस किस चीज के लिए मुझे आप बताना है आपको। तो याद रखना, अगर कंडक्टर है, कैसा है, अगर कंडक्टर है, और एक होता है मेरा सेमीकंडक्टर, हमसे दोनों चीज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए क्या होगा और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये घटता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए क्या होगा, बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। पूछा किसके लिए गया है हमसे, कंडक्टर के लिए। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, इंक्रीज करेगा। सेमीकंडक्टर पूछा जाता तो घट जाता। बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है फिर से आपका 2017 का लिखा था, टू सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 आर इन एंड
internal resistance R1 R2 respectively are connected in parallel equivalent EMF of the combination is। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करना कैसे है ये समझ लो। कह रहा है मान लो मेरे पास एक बैटरी लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। इसके पैरेलल में क्या लगा दिया हमने, एक दूसरा रेजिस्टेंस E2 और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। इन दोनों को हमने किस में लगा दिया है, पैरेलल में। तो पूछा बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है हमारा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये होता है इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला अगर पैरेलल में दो सेल को हमने लगाया है तो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज मत करना कभी भी, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसी चीज को अगर सीरीज में लगाया होता तो क्या होता, अगर इसी चीज को अगर हम सीरीज में लगाए होते, है ना, तो क्या होता है, इक्विवेलेंट EMF E1 प्लस E2 सिंपली ऐड हो जाता है। सीरीज में ऐड होता है, पैरेलल में सिंपली ऐड नहीं होता है, पैरेलल में हमें ऐसा लगाना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप से होता है पैरेलल का। तो हमसे पूछा था पैरेलल में, है ना, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो गया हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिर से आपका 2017 का क्वेश्चन है, फिर से, है ना। 20 पूछा गया था कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E एंड मास m इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। तो कह रहा है कि एक चार्ज है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में दौड़ रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q कितना दिया, वो E दिया हुआ है, तो E इंटू E हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बाई एम इंटू ई, है ना। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन का वैल्यू E अपॉन E इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई एम, यानी ऑप्शन नंबर सी। आते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 2017 का। इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो टर्न्स है वो कितने हैं, N1 और N2 है। तो बच रहा है बताओ क्या होगा, है ना। अब देखो बताओ, कह रहा है कि जो प्राइमरी में टर्न्स कितने हैं, है ना, प्राइमरी में जो टर्न्स है वो N1 है, ठीक, और जो मेरा सेकेंडरी में टर्न्स है वो कितने हैं, सेकेंडरी में जो टर्न्स है वो N2 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है स्टेप अप के बारे में पूछा है ना, ध्यान रखना स्टेप अप में, स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो नंबर इन प्राइमरी है वो कम होता है किससे, सेकेंडरी से, है ना, यानी N2 से, यानी सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा और प्राइमरी का कम होगा, इसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। रट के अच्छे से याद करके जाना, समझ जाना, है ना। तो N2 होगा। स्टेप अप पूछा था, एक याद रख लेना स्टेप डाउन के लिए, कि अगर आपसे स्टेप डाउन पूछ लिया जाए, है ना, तो स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा होगा और सेकेंडरी में टर्न्स कम होगा। तो अगर आपसे स्टेप डाउन पूछा जाए तो आप स्टेप डाउन को भी लिख सकते हैं। स्टेप अप पूछा गया था तो स्टेप अप में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 2016 का क्वेश्चन है और लिखा है फॉर द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखोगे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट एंड डायमेंशन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, यूनिट एंड डायमेंशन का मेरा जो वीडियो है, मैं बाबा कह रहा हूँ, मेरा जाकर देख लेना है। यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा, है ना। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है।
हमसे पूछा था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है इसका, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर। ऊपर चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, ये भी हो गया कूलम। नीचे लगा फोर्स, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। ठीक है, और इनटू डिस्टेंस है आर, तो आर का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ करेक्ट ऑप्शन ये कहाँ दिख रहा है आपको, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, यानी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी नहीं, सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आते फिर क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, फिर से हमसे पूछा गया है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। इसे तो कहते हैं हम जंक्शन लॉ, है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे तो हम जंक्शन लॉ कहते हैं। तो कह रहा है मान लो अगर इस पॉइंट पर कोई करंट आया, है ना, कौन सा करंट आया I1, और यहाँ से करंट गया किस किस पार्ट में बट गया I2 और I3 में। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 होगा ना, यानी I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। इसे कहते हैं अलजेब्रिक सम, है ना, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट। किस पॉइंट पर मिल रहा था सभी आकर, ये सभी मिल रहा था इस पॉइंट P पर। तो इस P पॉइंट पर जो टोटल करंट का सम होगा वो 0 होगा। कहने का मतलब है जितना करंट आया उतना ही करंट गया। तो आने वाले करंट का हमने लिख लिया पॉजिटिव और जाने वाले करंट का लिया हमने नेगेटिव, है ना। तो टोटल सम कितना हो जाएगा 0 होगा हमेशा। इसे कहते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, है ना। ये फर्स्ट लॉ है जिसको आप कहते हैं जंक्शन लॉ, फर्स्ट, या फिर इसे कहते हैं हम जंक्शन लॉ, किरचॉफ का लॉ है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी कोई खराब बात तो नहीं है ना कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन इजी भी है ना। मीटिंग एट अ पॉइंट कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हम कह रहा है कि ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, then the number of electrons flowing per second through the wire is, है ना, पर सेकंड कितना उस वायर से करंट फ्लो कर रहा है। कह रहा है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो किया 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब है 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, है ना। मान लो जो टोटल चार्ज है वो कितना है Q है, तो Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। ठीक, करंट कितना है 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। टाइम कितना दिया हमें 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा, यानी कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर जाएगा। ठीक, अब पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू E। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपन E, बस Q की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ से n की वैल्यू रख के सॉल्व करना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 टू द पावर 13 डिवाइड बाई 1.6, और चाहो तो इसको आप लिख सकते हो कि 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितना होगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके फ्लो कर रहे हैं ना 1 सेकंड में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस पर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, फिर से 2016 का क्वेश्चन है, लिखा है व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, है ना, इसकी मेजरिंग रेंज क्या होती है। पहली बात है कि इस पर आपके एमीटर में शायद ये कन्वर्जन ऑफ एमीटर आपके सिलेबस में है नहीं, है ना, इधर सिलेबस में आपको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी याद रखना, है ना, कि इसकी वैल्यू होती क्या है कि, है ना, अगर इसको स्किप कर सकते हो या आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है तो बता देता हूँ थोड़ा सा। ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगाते हैं हम एक शंट रेजिस्टेंस। ये होता है हमारा एमीटर का। ठीक है, मान लो यहाँ से जो करंट आया वो कितना करंट आया, जो करंट आया वो मान लो आई आया। ठीक, इसमें से गैल्वेनोमीटर से जो करंट गया वो आई जी है, तो नीचे से कितना करंट फ्लो कर गया आई माइनस आई जी।
गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है G। तो अगर इस दो पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं कि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो क्या लिख सकते हैं IG इंटू जी, यानी IR रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज हो गया, I इंटू आई यानी IG इंटू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I माइनस IG है और इसका रेजिस्टेंस कितना है S। तो शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, IG इंटू जी डिवाइड बाय, ठीक है, कितना हो जाएगा I माइनस IG। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, कहा कि व्हेन एन एमीटर इज शंटेड, है ना, एक एमीटर को हम शंट कर दें तो कह रहा है उसका मेजरिंग रेंज क्या हो जाएगा। शंट करने का मतलब क्या होता है, शंट करने का मतलब होता है कि इसको यहाँ पर आप एक लगा दो सिंपल सा वायर, है ना, सिंपल वायर से आप जोड़ लो तो क्या होगा, ठीक। तो शंट कर देंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस था एस, ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ध्यान देना क्यों, शंट कर देंगे पहले इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, अब यहाँ पे इसको आप सिंपल एक वायर लगा दो, सिंपल वायर लगा दोगे तो रेजिस्टेंस कितना होता है, सिंपल वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी जो इसकी वैल्यू थी वो घट गई। अब घट गया, है ना, घट गया, तो ये चीज क्या होगा, ये चीज बढ़ जाएगा, ठीक है, ये चीज क्या होगा, ये चीज बढ़ जाएगा और इसे हम बोलते हैं मेजरिंग रेंज। तो क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा मेजरिंग रेंज। जो मेजरिंग रेंज होता है जो शंट से करंट फ्लो करता है। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। मेजरिंग रेंज क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। वैसे सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपके सिलेबस में इस बार है नहीं। अगला क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और बचा है। लिख रहा है ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज लाइंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट बाय 90 डिग्री। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक डायपोल को लेकर। सेम क्वेश्चन पूछा है किसको लेकर, हमारा एक मैग्नेट को लेकर, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला याद है कितना आया था वहां पर, हम लिख देते हैं वहां पर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पर क्या होता है, P के जगह हो जाता है M, E के जगह हो जाता है B और वही हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये भी आपके इस बार सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसा मैंने क्वेश्चन बताया था 2020 में पूछा था, तो cos थीटा 1 था हमारा 0 डिग्री और cos थीटा 2 कितना था 90 डिग्री, ठीक है। कहाँ से कहाँ रोटेट करा रहा है, कह रहा लाइन एलोंग, पहले वो लाइन के एलोंग था, मतलब थीटा कितना था 0 डिग्री, उस पर हमने किसी को कितने से रोटेट करा दिया है, पूरा 90 डिग्री रोटेट करा दिया है। तो cos ये हो जाएगा MB, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और cos 90 की वैल्यू 0। वर्क डन कितना आ जाएगा MB, है ना। तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय W इक्वल टू M इंटू B, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MB, है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये भी आपके पास सिलेबस में नहीं है, तो नहीं भी अगर समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल कंप्लीट हो गया। हमने 2016 से लेकर 2020 तक हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए यहाँ पर ना, तो सबको देख लेना। बाकी एक वीडियो देख लेना, तो अभी इस वीडियो के में आपको मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने अपलोड किया है कि इंपॉर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन जो आपके टर्म 1 में पूछे जाते हैं, एक वो देख लो। और दूसरा मेरे पास आपको ऊपर जो कार्ड दिख रहा होगा, ऊपर जो आता है उसमें देख लेना कि वहां पर मैंने बताया है कि लास्ट ईयर 2021 में जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था। तो उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम का भी आपको पेपर देख के जाना है, उसका सॉल्यूशन देख के जाना है।